शुरू किया जाए। पिछले क्लास में हम लोगों ने शुरू करा था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, लेकिन मॉडल पर हम लोग नहीं पहुंचे थे क्योंकि मॉडल को डिस्कस करने से पहले कैसे हैं दोनों, शिवम ना और दिव्यम। मॉडल को डिस्कस करने से पहले उसके लिए कुछ जरूरी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था अल्फा बीटा और गामा पे, यही ना। सबसे पहले तो ये जो पूरा खेल है वो इसका क्रेडिट रदरफोर्ड को जाता है, और रदरफोर्ड को आप फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। कोई देखने थोड़ी गया है कि पिताजी कौन है, बोल दिया लोगों ने, तो अब क्या करें। उसकी वजह यही थी कि थियरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो शुरू हुई थी ना, वो इन्हीं से स्टार्ट हुई थी। हमने बताया आपको प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए हम लोग क्रेडिट देते हैं। थियरी, हालांकि प्रोटॉन की थियरी का डिस्कवरी से पहले थियराइज किया था गोल्डस्टीन ने। सुने हो प्रोटॉन की डिस्कवरी में गोल्डस्टीन का नाम? तो गोल्डस्टीन ने थियराइज किया था, डिस्कवरी क्रेडिट जाता है रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इनको नोबेल प्राइज हमने बोला फिजिक्स में कि केमिस्ट्री में 1908 में। अदरवाइज थॉमसन को फिजिक्स में है, थॉमसन को फिजिक्स में है, चैडविक को फिजिक्स में है। केमिस्ट्री में होने का कारण है थियरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी दिया और बहुत सारे एलिमेंट के डीके को एक्सप्लेन किया। वहीं से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हुआ एलिमेंट के टूटने की, इसलिए रदरफोर्ड का नाम केमिस्ट्री में आया नोबेल प्राइज। तो अल्फा बीटा और गामा, तीन पार्टिकल्स हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया इस दौरान। थोड़ा बहुत डीके वगैरह भी डिस्कशन हुआ। क्या क्या पॉइंट्स थे एक बार डिस्कस कर लिया जाए अल्फा बीटा और गामा में, जो आपने पिछले क्लास में करा है बताओ। अल्फा को प्रेजेंट करते हैं हम हीलियम के न्यूक्लियस से, जो हमारा He++24 है ना। बीटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन से, बीटा इलेक्ट्रॉन हो गया। हमने बोला बीटा माइनस और बीटा प्लस डीके में दो तरीके का बोलते हैं, बट हमने आपको हिंट किया था कि बीटा प्लस नाम की कोई पार्टिकल नहीं होती, पार्टिकल होती है बीटा मतलब बीटा माइनस ही होता। हाँ, डीके में बीटा माइनस बीटा प्लस दो हम लोग बोलते हैं, वहां बीटा प्लस क्या है कभी हम समझ लेंगे इस चीज को। तो बीटा जो है वो एकदम इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है तो इसमें हम लोग ई नीचे -1 और ऊपर क्या 0। ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही है। फर्क क्या है, ये कौन वाला इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से इजेक्ट होता बाहर होता है, ये ऑर्बिट में स्टेबल जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन से थोड़ा अलग है। इसका जनरेशन होता ही है, ये जनरेट ही होता है, ओरिजिनेट ही होता है न्यूक्लियस से, इसीलिए थोड़ा डिफरेंट मानते हैं। और तीसरा था हमारा गामा पार्टिकल। अब गामा अल्फा बीटा तीनों में सबसे पहले हम लोगों ने मास करा था, तो मास किसकी सबसे ज्यादा थी? इसकी मास थी, और इसके मास को हम लोगों ने क्या लिखा था 4 AMU। इसके मास को 1 AMU। ये इलेक्ट्रॉन है तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, और अगर इसको किलोग्राम में लिखना था तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 4 ना, इतना किलोग्राम था। तो मास में ये काफी ज्यादा है, और इसका मास नेग्लिजिबल बोलते हैं। चार्ज की अगर बात की जाए तो यहां पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, और यहां पर कोई चार्ज हम नहीं बोलते। पेनिट्रेशन एबिलिटी हमने आपसे बातें करी थी कि गामा बेसिकली पेनिट्रेटिंग फॉर्म है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पेनिट्रेटिंग फॉर्म है ना जी, जो कि हाई एनर्जी इंटरेक्शंस या न्यूक्लियर डीके या रेडियो एक्टिव डीके के बाद बनती है। तो गामा +2 इसमें कोई चार्ज हम लोग नहीं लिखते। पेनिट्रेशन एबिलिटी में क्या था पॉइंट, इसकी स्मॉल थी, लेकिन इसकी पेनिट्रेशन एबिलिटी 100 टाइम्स थी, किसकी? अल्फा। और इसकी क्या थी 1000 टाइम्स ना, सॉरी 10,000 टाइम्स ऑफ अल्फा। और तीनों के फिर मास पर बातचीत हुई थी पेनिट्रेशन के बाद। स्पीड पे क्या था पॉइंट, इसकी स्पीड क्या थी c/10, इसकी स्पीड नियरली स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी स्पीड सेम, ये पॉइंट था। इसके बाद डिस्कवरी में हमने बातें करी थी, किसने ढूंढा था? रदरफोर्ड ने ही ढूंढा था 1900, इसको भी रदरफोर्ड ने ही ढूंढा था। और इसको ढूंढने वाले साइंटिस्ट थे
पॉल विलार्ड ने भी इसको 1900 में ही ढूंढा था। ये सब बातें हुई थी। इसके बाद स्पेसिफिक चार्ज पर पॉइंट हुआ था। तीनों में स्पेसिफिक चार्ज किसके सबसे ज्यादा है? बीटा के बाद अल्फा और फिर गामा। हमने आपको याद रखने के लिए बोला था ईपी अल्फा एन, और बीटा इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पॉइंट ये हुआ था कि अगर गामा, बीटा और अल्फा 3 है, अगर कहीं से अल्फा निकलती है तो हमारा 2 प्रोटॉन का लॉस होता और 2 न्यूट्रॉन का लॉस होता। यही पॉइंट था ना जी? बोलो। जब हमारा अल्फा डीके था तो उस केस में हम लोग क्या बोलते थे? अगर एटॉमिक नंबर मेरा Z है तो अल्फा डीके के बाद एटॉमिक नंबर क्या हो जानी थी? Z-2। तो एलिमेंट बदल गया ना दोस्त, और मास नंबर कितनी हो जानी थी? A-4 ना, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इसका लॉस था। अब बीटा डीके में क्या था? हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर बीटा पार्टिकल निकल रहा, हालांकि रेडियो एक्टिविटी में फिर से पढ़ेंगे, तो क्या पॉइंट था यहां पर बीटा डीके में? नहीं, एक न्यूट्रॉन इसमें कन्वर्ट करता था किसमें? एक न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट करता था? प्रोटॉन। और एक प्रोटॉन के साथ बाहर एक इलेक्ट्रॉन, और फिर एक इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो था ये पार्टिकल। और इस कन्वर्जन की वजह से इस तरह से चीजें क्या होती थी कि जो मेरा एटॉमिक नंबर है, अब चूंकि न्यूट्रॉन घटा और प्रोटॉन बढ़ा, तो एटॉमिक नंबर अब मेरा 1 से बढ़ गया, और मास नंबर तो वही रह जाएगा ना, क्योंकि न्यूट्रॉन की जगह पर अब कौन आ गया? प्रोटॉन। तो ऊपर तो मेरा यही रह जाएगा, ए। यही था ना? ये कौन वाला बीटा डीके था? बीटा माइनस या बीटा प्लस? ये बीटा माइनस डीके, ठीक है, ये बीटा माइनस डीके। इसके बाद गामा डीके में कोई चेंज नहीं था। पिछले क्लास को अच्छे से आप देख लेंगे, बहुत सारी बातें हैं इसमें। हमारा सिर्फ XZA है, तो गामा डीके में XZA ही रहेगा, बट पॉइंट क्या होगा? ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है कि न्यूक्लियर? न्यूक्लियर ना। हमने पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट और न्यूक्लियर स्टेट एक्साइटेड को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, और इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा? स्टेबल या लो एनर्जी कह सकते हैं, लो एनर्जी न्यूक्लियर स्टेट। मतलब बेसिकली इसमें इमिशन ऑफ एनर्जी है, यही था। एक ये भी एग्जांपल लगे हाथ अगर करना चाहते हो तो कर भी लो, ठीक है, वो भी डिस्कस ही कर दो। जो बीटा प्लस पार्टिकल हम लोग बोलते हैं, तो बीटा प्लस कोई पार्टिकल नहीं है इस तरीके का, जैसे बीटा माइनस एक इलेक्ट्रॉन का फॉर्म, तो बीटा प्लस डीके है। बीटा प्लस ये क्या है? कोई बताओ? एक प्रोटॉन टूटता है, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। हालांकि इसको मैं पढ़ाऊंगा बाद में, अभी थोड़ा सा देख लो समझने के लिए कि अल्फा बीटा गामा तीनों को थोड़ा हम फील करना शुरू करो। कभी कभी एटम में न्यूक्लियस के पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अगर बैलेंस नहीं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अगर बैलेंस्ड नहीं है, जितनी चाहिए उतनी नहीं है सफिशिएंट संख्या में, या इसको ऐसे कह लें, न्यूट्रॉन की संख्या के रिस्पेक्ट में अगर प्रोटॉन कम, ठीक है, बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस्ड है। न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट की संख्या में तो प्रोटॉन कम रहेगा, ये हमेशा रहेगा। इक्के दुक्के ही एटम है ना, ट्रिटियम टाइप का जहां न्यूट्रॉन सॉरी प्रोटियम टाइप का जहां प्रोटॉन ज्यादा है किससे? न्यूट्रॉन से, क्योंकि वहां न्यूट्रॉन है ही नहीं। तो पहली बात तो हमेशा कौन ज्यादा है? न्यूट्रॉन ही ज्यादा है, किससे? प्रोटॉन से। ये तो ऑलवेज है, इक्वल होगा, लेकिन कम तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। ध्यान सुनिए, हमने बोला कि अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इम्बैलेंस्ड है, ये हम मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ये उस एटम के न्यूक्लियस को अगर फील हो रहा है कि मेरा इम्बैलेंस्ड, इम्बैलेंस्ड होने के केस में बहुत सारे डीके हो सकते हैं, जिनमें से एक डीके है बीटा प्लस, और ये कब होता है? तो
न्यूक्लियस का एक प्रोटॉन, न्यूक्लियस का एक अपने सबसे नजदीक वाले घूम रहे इलेक्ट्रॉन को, क्लोजर या जिसको उसको लपेटे में ले लेना, क्लोजर या जिसको लपेट सके उसको वो खींच लेता। कौन खींच लेता? न्यूक्लियस ले लेता है अपने तरफ। किसको? ये इलेक्ट्रॉन है कहां पे? ऑर्बिट में। वहां से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, वो एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे और ये फर्मी पे। ठीक है, तो ये जब उसको अपनी तरफ खींच लेता है, अगर आ गया इसके अंदर, और वो जरूरी नहीं है कि सबसे पास वाला ही है, कभी कभी थोड़ा दूर वाला भी आ जाता, फर्स्ट ऑर्बिट की जगह सेकेंड ऑर्बिट से भी आ जाता, तब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके, आपको तो बाकी पता है न्यूट्रॉन का स्ट्रक्चर, अंदर में पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं और बाहर नेगेटिव, तो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का स्ट्रक्चर यही है ना, तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ जुट के खुद को कन्वर्ट कर लेता है किसमें? न्यूट्रॉन में, क्योंकि n/p रेशियो ज्यादा होना स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए जरूरी है। न्यूट्रॉन का हमेशा ज्यादा होना जरूरी है किससे? प्रोटॉन से। वो तो मस्ट और वो होता भी है, लेकिन ज्यादा में भी रेशियो 1.5 तक पहुंचे तो स्टेबल हम लोग मानते हैं, तब भी अनस्टेबल हो सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए एक कंडीशन बोली जाती है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो मिनिमम 1 से लेकर के 1.5 के बीच में वैरी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस बीच में वैरी किया तो स्टेबल ही होगा, लेकिन इस बीच में वैरी करने से स्टेबिलिटी के तरफ जाने के चांसेस हैं। तो प्रोटॉन किस में कन्वर्ट कर गया? न्यूट्रॉन में। क्या लेके? इलेक्ट्रॉन। हम लोग इस बार यहां जो पार्टिकल है वो बीटा प्लस, इस डीके को बीटा प्लस बोल रहे हैं, और इमिशन जो है वो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का, इमिशन एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का है, इसीलिए हम लोग बीटा प्लस पार्टिकल बोल देते हैं, लेकिन अवॉइड करना चाहिए, सीधे बीटा प्लस डीके बोलिए। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं, कम समझ में आया होगा कुछ लोगों को। पहला पॉइंट, बीटा प्लस डीके, इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। क्या नाम है? थोड़ा सा जान लो, ज्यादा बताएंगे ही नहीं। दूसरा नाम है के कैप्चर। अभी ने बताया इलेक्ट्रॉन ले लिया, दूसरा नाम क्या है? के कैप्चर। के क्यों? क्योंकि सबसे पास वाले इलेक्ट्रॉन को ले रहा, के सेल है, लेकिन हमने क्या बोला? ये भी गलत फहमी है, एल भी हो सकता है, तो एल कैप्चर भी हो सकते। ठीक है, अगला पॉइंट, हमने इस पूरे प्रोसेस में क्या बोला लोग? यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, n/p रेशियो, ये हमारा इम्बैलेंस्ड। अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को कैप्चर। कौन? न्यूक्लियस। तो अब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? मतलब मेरा एक प्रोटॉन एक किससे कंबाइन हो गया? एक इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, देखते जाइए। तो ये अब कन्वर्ट कर गया किस में जी? न्यूट्रॉन में। किस में कन्वर्ट किया? न्यूट्रॉन में। तो हम लोग यहां पर बोलेंगे कि क्या निकल रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है इसके बाद। इसी को हमने कौन सा डीके बोला? बीटा प्लस डीके। तो निकल क्या रहा प्रोडक्ट? पॉइंट वाइज आइए। सबसे पहले एक क्या बना? न्यूट्रॉन प्लस बीटा प्लस, मतलब इसको क्या बोला जाए? ई पर +1। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ई प्लस ऐसे लिख दिया, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का फॉर्मेशन। किसका? ठीक है, इस प्रोसेस का कंक्लूजन क्या है? इस तरह से जो मेरा एलिमेंट था Z और A, अगर ये बीटा प्लस डीके में गया, अब बोलो क्या क्या हो जाएगा? ठीक से, प्रोटॉन बेसिकली कन्वर्ट हुआ है किसमें? प्रोटॉन बेसिकली कन्वर्ट हुआ है किसमें? न्यूट्रॉन में। तो क्या मेरा एटॉमिक नंबर पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना जी। एटॉमिक नंबर 1 से घट ना गया बे,
तो अब x रहेगी या y हो जाएगी, लेकिन मास नंबर पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल ही अलग है बीटा माइनस, मतलब एटॉमिक नंबर यहां क्या हो गया, डिक्रीजेस बाई 1 यूनिट, और मास नंबर क्या हो गया, बोलो, डिक्रीजेस या इंक्रीजेस, कांस्टेंट ना, मास नंबर रिमेन्स कांस्टेंट। उसमें क्या होता था दोस्त, बीटा माइनस में एटॉमिक नंबर कांस्टेंट और मास नंबर, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया, सॉरी, और मास नंबर कांस्टेंट। ये कौन वाला डीके है, बीटा प्लस। फिर से एक बार देख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वर्सेस बीटा माइनस डीके में क्या था, एक जगह लिख दिया, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस ना, इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, और मास नंबर वहां भी क्या रहता था लोग, कांस्टेंट। तो इसीलिए हमने आपको बोला रिमेन्स कांस्टेंट। इसका एक एग्जांपल आपने क्या रहा था अपने सिलेबस का, कौन सा, याद करो, ट्रिटियम 13 था ना, ये किस डीके में गया था, बीटा माइनस डीके में, क्या बन गया था, हीलियम 23। सही है, यही था ना, उसका भी एक एग्जांपल लिख दे रहा हूं। देखिए इसका भी एक एग्जांपल लिख, क्रिप्टन 81, ये अपने न्यूक्लियस को स्टेबलाइज करने के लिए के कैप्चर प्रोसेस में जाता है, मतलब बीटा प्लस डीके में जा रहा है। तो आपसे जो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डीके का प्रोडक्ट पूछा जाएगा, और न्यूट्रॉन वगैरह का बैलेंस। ध्यान दे, ये कब न्यूट्रिनो निकलता है, कब एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, कब इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, कब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो निकलता है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो लिख दिया है सर, नहीं न्यूट्रिनो लिखा, ठीक, मुझे लगा एंटी। ये आपसे नहीं पूछेगा, ये एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, ये आपसे कभी नहीं पूछेगा, आईआईटी तक ये परेशान नहीं करेगा आप। कौन वाला पार्टिकल, वो न्यूट्रिनो टाइप का जो एक्स्ट्रा पार्टिकल निकलता, क्योंकि उसको समझने के लिए फिर आपको बहुत कुछ दिमाग वहां पर बिठाना पड़ेगा, वो आपसे नहीं पूछेगा। इमिशन ऑफ एनर्जी के बारे में गामा के दौरान, वो भी आपसे नहीं पूछेगा, वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करेगा, क्या आपको अल्फा के डीके का मतलब समझ में आता है कि नहीं, बीटा के डीके का मतलब समझ में आता है कि नहीं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे। क्योंकि हमारी जो केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारे सिलेबस में है, पता ही होगा, केमिकल काइनेटिक्स, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, वो समझो तो इंट्रोडक्शन। जैसे इस लेवल पर 11-12 पे आके आप ऑर्बिटल को पढ़ना शुरू करते हैं, तो क्या ऑर्बिटल में हम लोगों के सिलेबस में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है, नहीं है, बस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जान लेना, सॉल्यूशन नहीं पढ़ना, इनफिनाइट सॉल्यूशंस हैं, उस पर डिस्कस नहीं करना होता। तो जो चीजें पहली बार आती है समझो उसका इंट्रोडक्शन। तो मास्टर लेवल पे जाकर के न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अब आपको पूरे के पूरे को बैलेंस करके दिखाना पड़ेगा। हम लोगों को जेई मेंस में, नीट में या एडवांस्ड में जो भी आएगा वो कॉन्सेप्चुअल चेक करेगा। नीट और मेंस में आएगा तो लिख देगा अल्फा डीके गया भैया प्रोडक्ट बता दो, बीटा डीके गया प्रोडक्ट बता दो, हाफ लाइफ पीरियड, ये एलिमेंट किस डीके में जाएगा ये पूछ दिया। आईटी वाला एक से ज्यादा डीके एक साथ लगा देगा, इसमें अल्फा भी हो रहा और बीटा भी हो रहा। अब बताओ आया समझ में? तो यही इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट पर फोकस होना। तो बीटा प्लस डीके में प्रोडक्ट लिखना, क्या हो जाएगा, एलिमेंट चेंज हो जाएंगे ना। एलिमेंट अब क्रिप्टन से क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 1 घट जाएगा, ब्रोमीन, और साथ में यहां पे कितनी हो जाएगी अब 45, लेकिन वहां क्या रहेगी, क्या आ गया समझ में, क्लियर हो गया। और फिर वहां पर एक एंटी न्यूट्रिनो सॉरी न्यूट्रिनो हमारा एक रिलीज होगा, क्लियर हो गया। तो इसीलिए हमने बोला था कि बीटा, जैसे कि बीटा माइनस है उसमें एक क्या निकलता है बाहर, बीटा माइनस डीके में एक बाहर क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर क्या निकला, अरे इलेक्ट्रॉन ना, एक इलेक्ट्रॉन आया ना, फिर भूल रहे हैं आप लोग, गया ना,
तभी तो वो हीलियम बना था ना हाइड्रोजन से, लेकिन बीटा प्लस डीके में निकलता नहीं है, वो जा रहा। तो जो निकला, इमिट किया, उस पार्टिकल को आपने क्या बोला? बीटा माइनस बोला। यहां तो इमिट कुछ हो नहीं रहा, तो बीटा प्लस कैसे बोलेंगे? इसलिए बीटा प्लस को हम लोग पार्टिकल की जगह क्या बोलना चाहिए? हमें डीके बोलना चाहिए। और बीटा माइनस को आप पार्टिकल भी बोल सकते हो और डीके भी बोल सकते हो। ठीक है, एक पॉइंट और देखो, टेक्निकल पॉइंट एक और अच्छा हो सकता, मेरे दिमाग में आया तो मैं ऐसे ही कर रहा हूं। अगर इलेक्ट्रॉन मेरा के सेल से लपेटे में ले लिया, हमने बोला ये एल से भी ले सकता है, यही बताया ना, कंफर्ट पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री भाई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो क्या वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी? अच्छा, ये तो पक्का है ना, अगर इस एटम के पास 5 सेल है तो बहुत दूर से तो लेने नहीं जाएगा, पास वाले इलेक्ट्रॉन को लेगा ना, क्लोजर जो इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोजर तो सबसे पहला के सेल है, लेकिन हमने एल की बातें क्यों करी? क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में होता ही नहीं है। ये तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है ना कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो वहां है ही नहीं। तो हो सकता है कि डीलोकलाइजेशन के दौरान जो क्लोजर इलेक्ट्रॉन हो वो कौन वाली हो? एल वाली हो, मतलब सेकंड ऑर्बिट वाली हो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 वाली बोलनी ज्यादा अच्छी। पहले ये क्लियर हो गया? क्यों बोला ये हमने? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गोल गोल नहीं घूमता। पहली क्लास में हमने ब्रीफिंग करी थी मॉडल की, क्या करा था हम लोगों ने? इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता, और डीलोकलाइजेशन के दौरान आगे पीछे स्पेस में आना जाना बहुत नॉर्मल सी बात है। वो एक रीजन में डीलोकलाइज होता है, ऐसा नहीं है ना कि एक पाथ पे राउंड रिवॉल्व कर रहा, इसीलिए एल का भी गया। तो सोचो अगर इसके पास 5 सेल और पहले या दूसरे सेल से इलेक्ट्रॉन लपेटे में आ गया, चला गया, आपको समझ में आ रहा है कि पहले सेल का एनर्जी कितनी लो है? लो है कि हाई है? फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी लो होती है कि हाई होती है? हाई होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी में किस इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, अंदर वाला या बाहर वाला? क्यों बाहर वाला निकालते हो? वो स्ट्रांगली हेल्ड है कि लूजली हेल्ड है? लूजली हेल्ड का मतलब है हाई एनर्जी, स्ट्रांगली हेल्ड है, अट्रैक्शन स्ट्रांग है, मतलब टाइटली हेल्ड है, मतलब लो एनर्जी पर है। तो जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है वो लो एनर्जी में है ना, और आपका कैप्चर किस एनर्जी वाली हुई? लो एनर्जी वाली। अब दिमाग लगाओ, लो एनर्जी वाली कैप्चर हुई तो भाई उस पोजीशन पे तो बैठने के लिए मार होगा नहीं यार। कितना तो सिंपल सा है। मान लो कि कोई स्टूडेंट निकल रहा है और फर्स्ट सेकंड बेंच से निकल रहा है, क्या होगा? दिमाग लगाओ। क्लासरूम में जो पीछे जिसे बैठने में दिक्कत हो रही है, जिसे न्यूक्लियस से इंटरेक्शन पुअर फील हो रहा, वो दौड़ के आएगा ना कि वैकेंसी को फिल करने के लिए। तो देखो ये मेरे दिमाग में है, इसलिए हमने अभी ये एक एप्लीकेशन करवा दिया। इस तरीके से अगर मैं क्वेश्चन को जनरेट कर दूं कि बीटा प्लस डीके के बाद, ये तो न्यूक्लियर डीके था, लेकिन बीटा प्लस डीके के बाद इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पर क्या असर आएगा? अगर मैं ऐसे क्वेश्चन को प्रेजेंट कर दूं तो सोचो क्या होगा? एटम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के कारण एनर्जी को रिलीज करेगा अब कि लगाए? सोच के बताओ क्या करेगा? रिलीज। क्यों करेगी रिलीज? हाई ऑर्बिट से जंप कर जाएगा कोई लो ऑर्बिट पे जहां से इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ। एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन, एनर्जी रिलीज होगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो जाएगी, क्योंकि बाहर से नहीं हो रहा, अंदर से हो रहा। हमने आपको, जो ड्रॉपर वाले लोग हैं, अपनी जो जिन लोगों ने हमसे पढ़ा होगा आयनाइजेशन रीजन को, हमने एक लाइन सिखाया था, कभी याद नहीं होगा, मैं आज बोल रहा हूं, और वीडियो में जाकर के अगर चेक करोगे तो मिल जाएगी वो लाइन। इलेक्ट्रॉन को निकालने वक्त हम बाहर से निकालते हैं, अगर कभी जरूरत पड़ी कि अंदर से निकालूं तो हमने बोला था उसी इलेक्ट्रॉन पर एक्सरे हम डालते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को भी डायरेक्ट निकाला जा सकता। सेम उसी का ये उल्टा प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहा है कहां पे? अंदर में, तो एक्सरे डालनी नहीं होगी, इमिट होगी। आया समझ में? तो चलो, जिनको नहीं समझ में आया ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा बहुत ही समझना है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं जो चीजें समझानी है मुझे। ठीक से देखो, 10 वैकेंसी
created in lower orbit, मतलब K या L cell, during the electron capture process gets filled by, ठीक से देखेंगे, माइग्रेशन ऑफ, ये जो माइग्रेशन है ये क्या है? फॉर्म ऑफ डी एक्साइटेशन ना, माइग्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहां से जी? हायर ऑर्बिट टू स्टेट ऑफ वैकेंसी ना, बोलो, क्लियर हो गया? इस तरह से जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, कहां पे क्रिएट हुई है? लोअर ऑर्बिट में या के सेल में या एल सेल में इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस के दौरान ये भरा जा रहा है, किससे जी? एक माइग्रेशन से। और वो माइग्रेशन या डी एक्साइटेशन कहां से हो रही है? हायर ऑर्बिट की कोई इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएगी? स्टेट ऑफ वैकेंसी में, मतलब जहां पर हमारा खाली जगह क्रिएट हुआ। और इस प्रोसेस में इस तरह से इमिशन होगी ना एनर्जी की जी, इमिशन ऑफ रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे अकर्स। क्लियर आया समझ में? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? पहले हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, सभी लोग समझ गए। छोटू थोड़ा सा कम आया, थोड़ा कम आया, ऐसे क्यों होता है? थोड़ा कम आता है, देख लो, फिर से बता दे रहा हूं, कुछ है नहीं इसमें, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। जब आपके न्यूक्लियस ने हमारे फर्स्ट ऑर्बिट से, इसके पास क्या कम रहा होगा? प्रोटॉन के न्यूट्रॉन। इसको किसकी जरूरत होगी? अभी यह अनस्टेबल है, इसको किसकी जरूरत है इस प्रोसेस में? रिक्वायर्स न्यूट्रॉन। तो ये एक साथ दो काम कर रहा, क्या? इसका P घट रहा और N, इसको न्यूट्रॉन की जरूरत, क्योंकि N/P रेशियो हमारा 1 से क्या होना चाहिए? ज्यादा, और मैक्सिमम वैल्यू 1.5। N/P रेशियो 1 से ज्यादा होनी चाहिए। और ये स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को दिखाता। क्या मैंने बोला? क्या गारंटी है कि इस हिसाब से होने से न्यूक्लियस स्टेबल ही होगा? ये भी गारंटी नहीं है, लेकिन ये भी एक रिक्वायरमेंट है। आप रेडियोएक्टिविटी की जब थियरी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको थियरी में 1.34 पॉइंट वहां पढ़ने होते हैं, आएगा इसी चैप्टर में। वहां पे मैं एक पॉइंट लिखाऊंगा, क्या? कि N/P रेशियो ना तो हमारा 1.5 से ज्यादा होना चाहिए तभी अनस्टेबल हो जाए, ना कम होना चाहिए तब भी अनस्टेबल हो जाएगा। दोनों केस में रेडियो एक्टिविटी होगी। अब इसका यह मतलब नहीं है कि जो बीच में उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन बीच में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हायर लेवल पर होनी होनी और लोअर लेवल पर भी होनी होनी। तो एनीवेज, तो इसके पास चाहिए क्या? न्यूट्रॉन प्रोटॉन के रेशियो ज्यादा। तो ज्यादा के लिए न्यूट्रॉन क्या चाहिए? ज्यादा। और प्रोटॉन क्या चाहिए? कम। पहले क्लास में, दूसरे क्लास में भी आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा? भाई प्रोटॉन्स आपस में रिपेल कर रहे हैं, तो प्रोटॉन के रिपल्सन को मिनिमाइज करके और फर्मी डिस्टेंस में अपने आप को स्पेस लेने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स चाहिए ना। तो न्यूट्रॉन का दो काम है, एक तो दो प्रोटॉन के बीच जो रिपल्सन चल रहा है उसको वो समाप्त करना, कम करना। लेकिन ये सफिशियंट नहीं है, वॉल्यूम के हिसाब से सफिशियंट है क्या? अर्थ के रिस्पेक्ट में फुटबॉल, ये रिपल्सन समाप्त होने से एक्सप्लेन नहीं होता। तो अगला पॉइंट क्या था? न्यूट्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, अपने स्ट्रक्चर के कारण वो अपने चार्ज से बाइंड करता स्ट्रांगली, किसको? प्रोटॉन को। और ये खेल यूं है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में क्या होता है? एक्सचेंज। कुछ तो ऐसे साइंटिस्ट हैं, जे पेरिन नाम के, जिन्होंने यहां तक बोल दिया था एक टाइम पर कि प्रोटॉन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। हर साइंटिस्ट के अपने अपने पॉइंट थे, तो उनका भी एक पॉइंट था। और हर किसी के थियरी में कुछ अच्छी चीज निकली है तो कुछ ड्रॉबैक भी निकला, उसके में भी निकला है, तो कभी डिस्कस करेंगे, अभी उस पर नहीं जाते। तो क्लियर हो गया? तो हमें ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है इस वक्त, इसको जरूरत है अगर किसकी? न्यूट्रॉन की। तो इसने अपने प्रोटॉन को घटाया, न्यूट्रॉन को बढ़ाया, क्या करके?
इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके, इलेक्ट्रॉन के या एल कहीं से भी कैप्चर हो सकता, सही है। और इसके दौरान, इस कैप्चर के दौरान इस तरह से प्रोटॉन घटने से मेरा एटॉमिक नंबर घट गया और न्यूट्रॉन बढ़ गया एक सेम अमाउंट में, इसलिए मास नंबर पर फर्क। अब हमने बोला हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप लगाया, इसी को हम क्या बोलते हैं, डी एक्साइटेशन। किसी को समझने में अगर दिक्कत हुई तो वो इसलिए हुई होगी दोस्त क्योंकि वो एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ता है एनर्जी बढ़ती है। अब आया समझ में, ऑर्बिट नंबर बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगी। तो अगर आपको पीछे से आगे इलेक्ट्रॉन को ले जाना है तो उसमें एनर्जी रिक्वायर्स, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो पे आया, बहुत सिंपल सी बात है ना, हाई से लो पे गया तो जो गैप है वो रिलीज हुई ना, तो ये डी एक्साइटेशन में जब जाएगा तो इस प्रोसेस का एक प्रोडक्ट क्या आया, एक्स। कुछ आया समझ में, क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत? एग्जाम्पल करके एक दिखा दिया, कौन वाला, क्रिप्टन 81 बीटा प्लस डीके में गया तो क्या बना। चलो यहां से निकल जाते हैं। तो अल्फा बीटा गामा को हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा, हमने पिछली क्लास में ZnS को भी देखा था। जिंक सल्फाइड का मतलब क्या होता है, उसके फीचर क्या थे, वो फॉस्फोरेंट नेचर भी था उसके अंदर और फ्लोरेसेंट नेचर भी था। मतलब वो जब तक लाइट मिले तब तक तो ग्लो करता ही करता था, और वो इलेक्ट्रॉनिक फेनोमेनन था ग्लो करना या न्यूक्लियर। ग्लो करना कौन सा फेनोमेनन था, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूक्लियर नहीं था। ZnS का लाइट देना, ZnS का लाइट इमिट करना इलेक्ट्रॉनिक फेनोमेनन था कि ZnS पर जब रेडिएशन गया है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गई और वो जो एनर्जी दे रहा है वो एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट स्क्रीन पर हमें दिख रही है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन पहले ऐसे कीजिए। यूरेनियम है 92-234, ठीक है, इसमें सात अल्फा और 6 बीटा से जो यहां एलिमेंट X बनता है, इसका आपको सिंबल लिखना, मतलब इसका एटॉमिक नंबर बताना है और इसका मास नंबर बताना। आप देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हो। 234, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वाले लोग, चलिए आइए बताइए आप लोग भी प्रोडक्ट, और हड़बड़ाओ नहीं, आराम से। देखो अपने पढ़ाने के तरीके में एक चीज शामिल है भाई, जो चीजें मुश्किल है डील करनी उसको हम 2 बार या 3 बार तो मिनिमम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। रेडियो एक्टिविटी में थोड़ी सी परेशानी होती है, इसलिए रेडियो एक्टिविटी को अभी थोड़ा हल्का ब्रीफ डिस्कस किया, क्योंकि पर्टिकुलरली अल्फा बीटा ही आपको डीके पूछता है। बाकी फिर एक बार जब डिटेल में करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जी हाँ, ये क्वेश्चन यही लिखा हुआ, आपको यहां पे इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर बोलना है। आ गया?
रखिए अपने पास। क्या आया छोटू आपका? पीयूष 72206, ठीक है। आपका क्या आया? सेम 72206, 70, 84 और 206। क्या आया? 72 और 206। बोलिए। 78, 226, 220। आपका आदित्य 72206। तनु आया 85206, 84206, 72206 में। भैया ऐसे थोड़ी होता। क्या 72206? 84206। मतलब आंसर दो तरीके का है। देखो क्वेश्चन को लिखने से पहले हमने एक चीज नहीं लिखा, वो ये है कि ये क्वेश्चन आईआईटी 2004 का है। क्वेश्चन बहुत सारे आप आएंगे तो आप तुरंत तुरंत बना देंगे। रेडियम का अल्फा डीके होगा तो क्या होगा, ट्रिटियम का बीटा डीके होगा तो क्या प्रोडक्ट आएगा। क्वेश्चन ऐसा खूब मेंस नीट में पूछता, बहुत फ्रीक्वेंट। यही हमने बोला आईआईटी थोड़ा अलग काम करता। आईआईटी देखो ये लिखा, अब इसमें दो चीजें लगाई हैं आप लोगों ने, दो ही आंसर आया है पूरे क्लासरूम का। एक आध लोगों ने जो तीसरा लाया है वो तो गलत ही लाया है, कहीं मिस्टेक। एक 72206 बोलो, यही ना, और दूसरा लाया है 84206। मतलब सोचो कि आईआईटी काम तो करता है ना ऐसा जी, कि स्ट्रेट कंफ्यूजन है। अब क्वेश्चन को ठीक से देखो, अल्फा निकलने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी किसी को। 7 अल्फा निकला तो 14 प्रोटॉन आपने घटा दिया होगा, और फिर मास नंबर में 4 गुना 7 28 घटा दिया होगा। अब 6 बीटा वाली बात है, अब 6 बीटा में हमने माइनस लिख दिया है नीचे। तो अब किसी ने उल्टा काम किया होगा कि जैसे बीटा डीके में क्या करते हैं हम लोग, बीटा डीके में हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर को 1 यूनिट से बढ़ाते हैं, तो हमने माइनस लिखा तो उल्टा कर दिया होगा। यही दो काम हुआ होगा। तो जरा अच्छे से सोचो अब है क्या एक्चुअली। ये 7 अल्फा निकल रही है तो क्लियर है। जो बीटा है, बीटा को हमने क्या बोला, कौन सा बीटा यूज करना है, माइनस या प्लस। जब भी बीटा नहीं लिखा हुआ है तो बीटा माइनस यूज करनी है। नहीं कर सकते ना, कहां लिखा हुआ बीटा प्लस, ये जो प्लस है, लोल बकलोल, रे गधे उल्लू बेवकूफ बदमाश नॉनसेंस इडियट डफर, रे कुकुर मुत्ते कुकुट। ये प्लस माइनस मतलब न्यूक्लियस एटम में हम लोग लगा रहे हैं, ये एफर्ट जा रहा है, ये उसकी बातें हो रही है। आया समझ में? ये अल्फा अल्फा पर माइनस चार्ज हो गया,
नहीं हुआ, वो माइनस प्लस पहले लगा हुआ, ऊपर नहीं ना लगा हुआ है, यहां बीटा के ऊपर लगाया होता तब ना वो यूज करते। तो समझिए इसका मतलब 6 बीटा, बीटा के पहले प्लस होने का क्या कारण है? अल्फा इमिट होती है, अल्फा इमिट होती है, बाहर निकलती है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। रेडियम ग्लो करता है, अल्फा बाहर निकलती है ना जी, अल्फा बाहर निकलती है। बीटा में क्या पॉइंट होता है? न्यूक्लियस में कन्वर्जन होता है। ठीक से देखिए, बीटा में न्यूक्लियस में कन्वर्जन होता है, और कन्वर्जन में क्या होता है? हमारा न्यूट्रॉन कन्वर्ट करता है किस में? प्रोटॉन में, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। वो इलेक्ट्रॉन को कौन रखता है? तभी तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाता है। बीटा में क्या होता है? न्यूट्रॉन कन्वर्ट करता है किस में? प्रोटॉन में, और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है तो हमारा इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? इसीलिए यहां पर क्या लगा हुआ? प्लस। एटम ने बाहर छोड़ा या नहीं छोड़ा? इस डीके में एटम का बाहर निकला या नहीं निकला? कुछ नहीं निकला। इस डीके में एटम से कुछ बाहर निकला या नहीं निकला? निकला। पॉइंट समझ में आया? इसने कंज्यूम किया लेकिन इसने इमिट किया। डीके वर्ड दोनों है, लेकिन ये इमिशन है, ये कंजम्पशन है। अब समझ में आया? क्या एटम से बाहर इलेक्ट्रॉन निकल गया है? क्या जो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया, क्या वो बाहर निकला है? नहीं निकला। हमारा जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट किया तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया है वो ऑर्बिट में स्टेबलाइज हो गया, वो इमिट नहीं हुआ है बाहर। इसीलिए इसको किस सिंबल से दिखाया गया? ताकि आपको कंफ्यूजन। तो अब क्या होगा आंसर? 84 आ गया समझ में? 84 ना? समझे अच्छे से? किसी को कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन था आईटी का। तो इस तरीके की चीजें आते रहती। चलिए अब यहां से हम लोग बाहर निकलते हैं। अब बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल के एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, क्या आया समझ में? मतलब जो कर रहा था, घटा रहे थे, उसका उल्टा जाना। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इससे किसकी डिस्कवरी हुई थी? न्यूक्लियस की या न्यूट्रॉन की? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। आइए, किसी को पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट नहीं है ना? अगर है तो अभी बोलो, फिर से एक बार बता दूं, फिर बाद में नहीं सर कैसे हो गया। पहले एटॉमिक नंबर देख लो, 7 अल्फा निकला तो 14 प्रोटॉन निकल गई, 14 निकल गई ना। और फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर घटा या बढ़ा? बढ़ा। कितने से? 6 से। तो 14 से घटा और 6 से बढ़ा, तो फाइनली 8 से ही ना घटा। इसलिए 92 में 8 ना माइनस हुआ जी, 8। तो कितने हो गई? 84 हो गई। मास नंबर में क्या हो गया? मेरा था 234, तो इसमें पहले घटाया कितना? 28, और फिर उधर कांस्टेंट रहेगा, तो ये कितना आ गया मेरा? 200। अब इस एक्सपेरिमेंट पे अगर जाऊं, कंक्लूजन तो इसका मालूम ही है सब। यहां पर क्या क्या बातें करनी है? जब आप यहां से अल्फा पार्टिकल छोड़ रहे हैं, ये सोर्स ऑफ अल्फा, और अब हम लोग इसको ये न्यूक्लियस की तरफ ला रहे हैं, और वो वाले एक्सपेरिमेंट को यूज कर रहे हैं जहां पे ये लौट जाता है। देखिए, ये अल्फा पॉजिटिव चार्ज है, He++ है। एक न्यूक्लियस का जो पॉइंट है, क्या वहां तक ये रीच करेगा जी? बोलो, क्या वहां तक पहुंच पाएगा? तो पहला पॉइंट ये बताना है आपको कि कौन सा डायग्राम सही है। पहला डायग्राम अल्फा, दूसरा डायग्राम अल्फा, तीसरा डायग्राम अल्फा। आपको समझ में आ गया? पहले बोलो,
कौन वाला डायग्राम सही है? जब जो जो पास कर गया भाई उसकी तो बात ही नहीं है। अब न्यूक्लियस के सामने जो है इसमें कौन वाला डायग्राम सही है? पहला, दूसरा, तीसरा? कितने लोग को तीसरा लग रहा तो चाहिए? बिल्कुल तीसरा। कैसे? पहला तो बिल्कुल गलत है, पार कर ही नहीं सकता है, रिपल्सन है। हाँ ठीक है, रिमिक्स्ड अनदर म्यूजिक ऑनलाइन में भी है कुछ कुछ लोग। इस वाले में क्या है, ये एटम की पेरिफेरी को पेनिट्रेट नहीं कर पाया, और इस वाले में है कि एटम की पेरिफेरी को पेनिट्रेट किया लेकिन न्यूक्लियस से पहले लौट गया। तो न्यूक्लियस से पहले ही ना लौटेगा, पेरिफेरी को क्यों पेनिट्रेट कर जाएगा? क्योंकि यहां बाहर में कौन है? इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन से इसे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए ये वाला सही। इसका मतलब है कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाके ये रुक गया, कौन? अल्फा। अब जहां रुक गया, ठीक से देखा जाए, इससे इसकी एक दूरी होगी, यहां पे आके स्टॉप। तो इस जगह से अब न्यूक्लियस की एक दूरी होगी, बोलो, हमने लिख दिया आर, और इसका एक नाम दिया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या नाम दे दिया? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब मैं बोल रहा हूं कि इसको कैलकुलेट करो भाई, इसका कैलकुलेशन कैसे हो? इस तरीके से क्वेश्चन को अगर प्रेजेंट किया तो इसमें ना फिजिक्स लगनी है ना केमिस्ट्री लगनी है, इसमें थोड़ी सी आईक्यू लगनी है, कुछ नहीं है। आपको कुछ चीजें हिंट के तौर पे दे देगा और बोलेगा कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को फाइंड आउट कर। पहले समझ में आया पॉइंट क्या है? ये आपका एक एटम है जिसमें अल्फा न्यूक्लियस की तरफ जो आ रही है वो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेम चार्ज की वजह से रिपल्सन है ना, प्लस और प्लस। इस रिपल्सन के कारण जहां पे वो रुक गया, जहां से वो रिटर्न होगा, मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच कहां तक हमने पेनिट्रेट किया, अब ये डिस्टेंस को चेक कर ली। पहला पॉइंट दिमाग लगाइए। सोचो अगर मैंने एटम चेंज किया बारी बारी से, दिमाग लगाना, ध्यान से सुनो। मैंने बोला, दोस्त अच्छे से देखना प्लीज, ये न्यूक्लियस है ना जी, और यही कौन अटैक हो रहा? अल्फा। जहां पे ये क्या हो गया, रुक गया, यही वाली दूरी मेरी क्या हो गई? आर नॉट। यही है ना दोस्त? तो ये आर नॉट जो होगा, दिमाग लगाओ, अगर मैं एटम बारी बारी से बदलूं, कभी कैल्शियम ले लूं, कभी कॉपर ले लूं, कभी सिल्वर ले लूं, कभी गोल्ड ले लूं, तो सारे एटम बदलने से क्या बदलेगा? प्रोटॉन बदलेगा। बदलेगा। प्रोटॉन बदला तो पॉजिटिव चार्ज चेंज हुआ। तो अगर मेरा ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला मैं एलिमेंट लूं तो बोलो रिपल्सन ज्यादा होगा या कम होगा? अल्फा वही है, अगर ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब है ये मेरा आर नॉट एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बोलो, कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट, अगर मैंने एटॉमिक नंबर नहीं बदला, एक ही कॉपर पर बारी बारी से एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूं और फेंके जाने वाली अल्फा की स्पीड बदल रहा हूं, अल्फा का मास तो बदल नहीं सकते, अल्फा तो अल्फा ही है, मास तो फिक्स है। फेंके गई अल्फा का हम क्या बदल दें? यहां पे स्पीड, जहां से हमने ओरिजिनेट किया उसकी स्पीड में चेंज करो। इस बार क्या नहीं बदला? जेड नहीं। इस बार क्या बदलना चाह रहे हैं? तो अब बोलो, अगर मैं ज्यादा स्पीड से इसकी तरफ ट्रेवल करवाऊं तो क्या होगा? ये ज्यादा रिपेल करेगा या कम रिपेल करेगा? कम। तो क्लोजेस्ट अप्रोच बढ़ जाएगा ना हमारा, वहां अप्रोच इस बार बढ़ जाएगा, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बढ़ जाएगा या घट जाएगा? घट जाएगा। अरे अप्रोच बढ़ेगा, अगर स्पीड बढ़ा दी तो रिपल्सन को ओवरकम करते हुए अपन और पास जाएंगे, तो अप्रोच बढ़ेगा, लेकिन अप्रोचिंग डिस्टेंस, तो टेक्निकली क्वेश्चन में अगर इस तरीके से डाल दिया जाए तो आप फिर फंस जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक है अप्रोच और एक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अगर मेरा यहां आर नॉट क्या है, अप्रोच है या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? तो ये क्या होगा मेरा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल
स्पीड के। स्पीड को क्या हम लोग अच्छे तरीके से लिखने में काइनेटिक एनर्जी लिखें? एक ही चीज हुई या नहीं हुई? स्पीड को क्या लिखें? काइनेटिक एनर्जी लिखें, क्योंकि मैसिव सब्सटेंस भाई मास है उसके पास, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। इसका मतलब हो गया कि मेरा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो भी कैलकुलेशन होना चाहिए उस कैलकुलेशन में एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करना चाहिए, और उस कैलकुलेशन में स्पीड पे भी, उस कैलकुलेशन में इस पर भी डिपेंड करना चाहिए कि अल्फा जहां से मारा है, जहां पहुंच रहा है, बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है, अगर और दिमाग लगाओ तो। लेकिन चलो अभी इग्नोर करते हैं इसको। ये दो बातें तो समझ में आ रही है? हाँ बोलो, किसी को क्या बोलूं? डायरेक्ट होगा, उल्टा लिख दिया। हाँ ध्यान आ गया। अच्छा यहां उल्टा लिख दिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया z के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई z ज्यादा होने से ज्यादा होगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहां लिखना है इनवर्सली, स्पीड या काइनेटिक। ठीक है, दैट इज क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर अप्रोच की बात की जाए, अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अब बोलो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली। जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा अप्रोच उतना कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सीधे उल्टा हो जाएगा ना, और काइनेटिक एनर्जी के ये। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे कर सकते हैं? बड़ा सिंपल, ध्यान से। मान लिया लेट द सिचुएशन फॉलोज एज, यहां से अल्फा निकली, किस स्पीड से? लिख दिया, और यहां पे जाके अल्फा रुक गई। ठीक है, ये मेरा डिस्टेंस r0। दो केस लेते हैं। पहली केस जिस समय अल्फा यहां से निकली, सिचुएशन 1, और दूसरी केस जिस समय अल्फा आकर के रुक गई है। क्लियर हो गया? तो केस 1 में अपने पास जो टोटल एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी? काइनेटिक और पोटेंशियल में क्या नहीं? बोलो। अभी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है शुरुआत में? इन्फिनाइट ना। शुरुआत में दूरी कितनी है? इन्फिनाइट। तो काइनेटिक पोटेंशियल में अपने पास शुरू में क्या नहीं है? काइनेटिक नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है? समझ में आया? ये कितने लोग समझ पा रहे हैं? हाथ उठाइए। गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जब दो चार्ज के लिए आप बात करते हैं r डिस्टेंस पर, तो क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2, ये लिखते हो ना? तो बहुत सिंपल सी बात है, और बाई r, बहुत सिंपल सी बात है। अगर r क्या है? इन्फिनिटी, तो उस समय मेरा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 टेंड्स टू 0, इसीलिए नहीं है। मतलब केस 1 में टोटल एनर्जी कौन सी है? अच्छा, केस 2 में स्पीड आकर के इस पॉइंट पर क्या हो गई है? 0। वहां पर स्पीड v इक्वल्स टू v लिखा है, यहां पे स्पीड आके क्या हो गई? 0। तो अब दोस्त अपनी जो टोटल एनर्जी होगी, इस बार कौन गायब हो गया? काइनेटिक गायब हो गया। कितने लोग को समझ में आ गया काइनेटिक गायब हो गया? हाथ उठाइए। वेरी गुड। स्पीड 0 है तो काइनेटिक गायब। अब यही टोटल एनर्जी ना ट्रांसफॉर्म कर गया इसमें। जो एनर्जी पहले क्या थी? काइनेटिक थी, वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट कर गई? इसका मतलब है यहां से यहां हमारा ये ट्रांसफॉर्म्स है। एनर्जी का क्या है? बस ये ट्रांसफॉर्मेशन है, और कुछ नहीं, क्योंकि एनर्जी तो निकल रही नहीं है बाहर। तो हमारा इस तरह से काइनेटिक एनर्जी को अपन इक्वल कर देंगे स्टेज 1 का पोटेंशियल एनर्जी स्टेज 2 के। अब इसको सॉल्व कर लो, देख लो, बन गया। चलो करो। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? हाफ mv², या इसको चलो काइनेटिक ही लिखते हैं, या रहने दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह रहने देते हैं। और यहां पर क्या हो गया? ध्यान से, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। Q1 Q2 को ठीक से लिखो, यहीं पे गड़बड़ी होगी। Q1 पहला चार्ज और Q2 दूसरा चार्ज। ये कैलकुलेशन को देख लो एक बार, यहां पे गड़बड़ नहीं करना। Q1 पहला चार्ज कौन है? अल्फा। अल्फा का मतलब He++। और Q2 दूसरा चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन है या न्यूक्लियस? कौन है जी? न्यूक्लियस। दूसरा चार्ज कौन है?
अरे किस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी पर बात हो रही है? अल्फा और न्यूक्लियस। तो दूसरा चार्ज न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो अगर यहां पॉजिटिव है न्यूक्लियस के पास, तो कितने पॉजिटिव चार्ज है? जितना प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर। अगर कॉपर है तो 29 पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो चार्ज है नहीं। कुछ समझ में आया? तो हमारा यहां जो Q2 है, Q2 इक्वल्स टू Z प्रोटॉन हो गया, या इसको क्या लिख सकते हो, Z इलेक्ट्रॉन। किसको किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाइए। जिसको नहीं आया एकदम बोलिए, फिर से बता दें एक बार। आ गया? छोटू पीछे आप लोग को आया? आया नहीं? पक्का? पूछे? ये गलत आदत है, बोलना है। क्लास एक लोग से नहीं बनी, क्लास हर लोगों से बनी है, तो हर लोग इक्वली इंपॉर्टेंट है। कभी भी समझ में ना आए, कम आए, तो थोड़ा टोका कीजिए। देख भाई, हम लोग एक ऐसी बस पर बैठे हुए हैं जिसमें कोई एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नीट या ये जेईई मेन का जो प्रिपरेशन है, ये एक जर्नी है, और ये बैच पूरी की पूरी उस जर्नी में एक बस की तरह है। आप पैसेंजर हैं, मैं ड्राइवर हूं, बस का मालिक। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको बहुत कंफर्ट चाहिए, कि मुझे बहुत कंफर्ट चाहिए, तो आपको उस समय में बस को अकेले बुक कर लेनी चाहिए। जहां मन वहां रुक के मिठाई खाएंगे, जहां मन वहां रुक के चाय पिएंगे, वहां नीतीश चाचा की दवाई भी चढ़ा लेंगे थोड़ी बहुत। लेकिन अगर आप सभी के साथ हैं तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप जब मन तब नहीं कह सकते हैं कि बस रोक दीजिए, कह पाएंगे? तो ये तो बहुत क्लियर है, ये कॉस्ट का खेल है कि मैं अकेले बेयर नहीं कर सकता हूं बस का खर्च, इसलिए सब लोग मिला के चल रहे हैं। इसीलिए थोड़ी बहुत परेशानियां जब होंगी तो हम झेल लेंगे। किसी को इंडिविजुअली बस में जा रहा है, अचानक थोड़ी सी हल्की सी उल्टी का उसको लग रहा है एहसास कि जी में चल रहा है, तो क्या वो तुरंत बस को रुकवा देगा? वो बर्दाश्त करेगा काफी। लेकिन अगर आपका अकेले का है ना, आप रुकवा लेंगे, रुक रहे, हवा खाने दो, कहां भागे जा रही है चीजें, समझ रहे हैं? तो आप बर्दाश्त करते हैं। वही काम आप लोग करते हैं कभी कभी, जब समझ में नहीं भी आता है तो सब हाँ तो हाँ, क्योंकि भाई बस में बैठे हैं, ये बात अंडरस्टूड है। लेकिन आप एक बात को सोचिए, अगर सिचुएशन हालात ऐसे बन गए हैं कि उल्टी हो ही जाएगी और अभी भी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो समझ रहे हो तब फिर कितने का नुकसान है। अगल बगल सब ना सफर करेगा, बाद में पूरी बस में पता नहीं और कितनों को हो जाए ये चीजें। इसीलिए एक लिमिट तक ही ये सोचना है, एक लिमिट तक ही सोचना है कि मुझे समझ में नहीं आया, बाकियों को आ गया तो मैं क्यों डिस्टर्ब करूं क्लास को। एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं। एक लिमिट मतलब जहां लगे कि छोटी मोटी कोई चीज है, अच्छा कैलकुलेट जोड़ नहीं पाए, ठीक है बाद में जोड़ लेंगे, वो सब चीजें इग्नोर हो सकती, कॉन्सेप्ट पूरी नहीं इग्नोर हो सकता। ये तो फिर पूरा का पूरा मामला बर्बाद कर देगा, पूरी जर्नी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बस को धुलवाना पड़ जाएगा बीच में रुकवा के। काइनेटिक हमने बोला कि पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ। पहला पॉइंट, पोटेंशियल के कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, Q1 Q2। अब बहुत को नहीं आया होगा समझ में, पक्का ले लो, अभी हम पूछना स्टार्ट कर देना तो समझ में आ जाएगा। छोटू देखो उदास हो गया तुरंत, उदास नहीं होते, समझा दे रहे। के Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R लेते हो, ठीक है। Q1 हुआ पहला चार्ज, ये जिस सिस्टम के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, और Q2 हो गई अपनी दूसरी चार्ज। अब यहां पर पहले चार्ज के लिए हम लोग अल्फा फेंक रहे हैं ना, तो इसकी चार्ज तो 2 प्रोटॉन की चार्ज है Q1, बोलो। लेकिन प्रोटॉन की चार्ज हमने पढ़ाई कर रखी है किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है। हाँ गुड मॉर्निंग, इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो Q1 और Q1 का कैलकुलेशन हो गया। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की चार्ज को इक्वल लिखते हैं ना, हम लोगों ने पढ़ा है, उस पर माइनस प्लस नहीं लिखते हैं। माइनस प्लस किस पे लिखते थे हम लोग, रिलेटिव चार्ज पे। हमने बोला है एक्चुअल एब्सोल्यूट चार्ज पर प्लस माइनस नहीं लिखते। अब Q2 में हमारा कौन है छोटू, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में 2 चीजें हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो चार्ज के नाम पे न्यूट्रॉन है या चार्ज के नाम पे प्रोटॉन है? किसी भी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, तो जितना उसका एटॉमिक नंबर है। मान लिया एटॉमिक नंबर Z है,
तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? Zp। तो मेरा Q2 क्या हो गया? Zp। अब Zp को मैं क्या लिख सकता हूं? Ze, क्योंकि P और E इक्वल है, इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा? Ze। तो चलिए ये वाला पार्ट अब क्लियर हो गया। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में हर जगह यूज होगा। न्यूक्लियस के चार्ज को हम लोग Ze से प्रेजेंट कर देंगे। तो K Ze इंटू ई, सॉरी 2e। अब क्लियर हो गया? ऊपर Q1 Q2 हो गया, Ze इंटू 2e। अब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख दिया? लिख दिया। अब ये मेरा बन गया। अब मुझे निकालना इसमें से क्या है? यही तो r मेरा कौन सा r है? r0, जहां आके रुक गया है, क्योंकि इस स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी लिखी है ना, ये स्टेट 1 था ना, और ये कौन सा स्टेट है? 2। तो 2 पर जो r है वो क्या है? r0। जो 2 पर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। तो अब यहां से मुझे क्या फाइंड आउट करनी है? r0। तो r0 इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा? r0 इक्वल्स टू 2 2 4 हो गया ना, 4ze² बाई mv²। बोलो के। या आप इसी को क्या लिख सकते थे? अगर इसको हाफ mv² में ही छोड़ दूं तो 2ze²। अब बाई काइनेटिक एनर्जी, बोलो। तो ये कोई फॉर्मूला याद रखने वाली चीज नहीं है, ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट से डिराइव कर लिया। और कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी स्टेट 1 का इक्वेट कर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टेट 2 की, इक्वेट करके आर निकाल लेंगे। जितनी बार जरूरत पड़ेगी वही करें, ये फॉर्मूला निकालने की जरूरत ही नहीं, बस प्रोसेस को समझा दिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ठीक है। अब इससे एकदम साफ है, क्लियर है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो अभी आपने पहले पढ़ा पिछले पेज में, क्या वही चीजें यहां भी आ रही है या नहीं आ रही है? साफ दिख रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? Z के। जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा उतना रिपेल करेगा ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? काइनेटिक एनर्जी के या स्पीड के। जितनी स्पीड ज्यादा उतना पेनिट्रेट करेगा ज्यादा, और डिस्टेंस हो जाएगी कम। तो जो थियोरेटिकली सोचा उसी को मैथमेटिकली हम लोगों ने देखा। कोई दिक्कत है? हो गया ये? इस पे क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। आइए, क्या छोटू? उसको क्या करना है? क्यों करोगे? समझ में आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा। इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है? नहीं कर रहा। इलेक्ट्रॉन का वहां एक क्लाउड है, फॉर्मुलेट जिसको नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन का क्या है? वहां क्लाउड है ना। ठीक है, आइए। अब है एक और इसमें पॉइंट आता है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, वो होता है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये बस लिख देंगे, इसका कैलकुलेशन वगैरह नहीं होगा। पार्टिकल्स स्कैटर्ड बाय एन एंगल थीटा। इसको मैंने एन थीटा लिख दिया। बस ये पहले इसको समझ लीजिए। जो मेरा अल्फा बॉम्बार्ड हो रहा है, बस ये लिख देना है ऐसे ही। ये नीट वाले लोगों के लिए नहीं है, पहली बात तो मैं बोल दूं, ये सिर्फ मेंस और आईटी वाले लोग के लिए। जो मेरा स्कैटर्ड हुआ है, अब स्ट्रेट वाली नहीं है, जो स्कैटर्ड हुई है, तो स्कैटर जो हुई है दोस्त, वो समझ में आ गया? यही है ना? स्कैटरिंग इसी को ना बोलोगे, छितरना। तो इस बार ये कितने एंगल से स्कैटर हुआ है? थीटा। कितने से? थीटा। अच्छे सुनिए, इसका भी कैलकुलेशन, और हायर लेवल पे कैलकुलेशन पढ़ना है, आपके लेवल पर बस समझना है। ये जो एंगल है, क्या ऐसे रे की संख्या एक ही होगी? ऐसे पार्टिकल की संख्या सोचो एक ही होगी?
सोचो 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 सोचो, क्या रेडिएशन डेविएशन किस एक्सिस पे लेंगे? डेविएशन एक्स एक्सिस पे लेंगे। ये हम लोग गए हैं किस पे लेके? अगर हम लेके गए हैं किस पे? एक्स पे, तो डेविएशन एक्स पे कैसे हो सकता है? ये एंगल किससे है? जिस एक्सिस का मेरा एक्सिस से आ रहा है डेविएशन है ना, ध्यान से सुनो ना अभी, तो ये मेरा एंगल है थीटा। अब पॉइंट है कि मेरा इस एंगल पर जो बेंट हुआ है, क्या ये एक ही रे है? पहले ये सोचना। अभी एंगल ऑफ डेविएशन पे चर्चा करेंगे। एक ही रे है या बहुत सारे? बहुत सारे। तो मेरा पहला ये पॉइंट है बहुत सारे। ये फील करो कैसे है बहुत सारे? बहुत सारे कैसे हैं पहले ये बताओ। ना ना, हम क्या पूछ रहे हैं फिर से देखो। अगर इससे ऊपर गए तो भी ये थीटा चेंज हो जाएगी, इससे नीचे आया तो भी ये थीटा चेंज हो जाएगी। अगर ऊपर गए तो ये थीटा क्या हो जाएगी? ज्यादा या कम? ज्यादा। फिर बोल रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन नहीं है, हम इस थीटा की बात कर रहे हैं, ये एंगल ऑफ डेविएशन नहीं है। अरे प्रभु, अगर ऊपर गया तो रे तो फिर स्ट्रेट होने लगेगी ना जी, तो थीटा क्या हो जाएगी? ज्यादा। डेविएशन क्या हो जाएगा? कम। जितना ऊपर जाएंगे डेविएशन उतना कम होने लगेगा। तो क्या मेरा पहला पॉइंट कि क्या थीटा को मैं एंगल ऑफ डेविएशन बोलूं? यहां पे बोलूं कि नहीं बोलूं? नहीं, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन वहां पे हम लोग जो लिखे हैं वो कौन सा है? एंगल ऑफ डेविएशन है। तो अभी हम लोग उसको रेक्टिफाई करते हैं। अब दूसरा पॉइंट आपको ये मैं समझा रहा था कि ये इसकी संख्या एक ही होगी ना कि ज्यादा होगी? बहुत होगी, क्योंकि ये स्फेरिकल है ना, समझ रहे ना। इक्वल डिस्टेंस पे तो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे ना, स्फेरिकल है ना, ये प्लेन में नहीं है ना जो लग रहा है सर एक उतनी ही दूरी पर ऊपर होगी एक उतनी ही दूरी पर नीचे होगी। आ गया समझ में? तो दूसरा ये मिसकॉन्सेप्शन क्लियर कर रहे थे। अब आ जाइए, कौन? अरे छोटू, ये स्फेयर है ना, तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक है ना, तो इससे ऊपर अगर यहां पर मान लो आपको थीटा एंगल से डेविएट हो रहा है, तो यहां पे भी तो थीटा से होगा, इस हर पॉइंट पे तो थीटा से ही डेविएट होगा। अब आया समझ में? इन सारे जगह पे तो उसी से ना डेविएट होगा। अब क्लियर हो गया? तो रे एक ही क्यों होगा? अल्फा एक ही पार्टिकल मार रहे हैं कि इनफाइनाइट है? वहां से तो बॉम्बार्ड कर रहे हैं ना जी। क्या है, जहां पना लो तो कबूल करो, एक नहीं है छोटू। ये मेरा पहले क्लियर हो गया। एंगल ऑफ डेविएशन में भी एक डाउट रहता है कि इसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन ले लिए, तो एंगल ऑफ डेविएशन मेरा, इसको मैंने फाई लिख दिया, ये लिख दिया थीटा। अब क्लियर हो गया? तो कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे सेम एंगल पर, इसको मैंने एन थीटा से यूज करा, तो एन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया साइन थीटा बाय 2 टू द पावर 4। ये नीट जेई वाले लोग आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पे कभी कभार क्वेश्चन हम डालेंगे, आपको बनाना पड़ेगा। तो इसमें आपको कैलकुलेट करने नहीं बोला जाएगा, और अगर कैलकुलेट करने दिया जाएगा तो एक हिंट दिया जाएगा कि 45 डिग्री पर अगर पर मिनट 25 रे डेविएट कर रहा है 45 पर, तो बताइए कि 60 डिग्री पर मिनट कितना रे डेविएट करेगा, पार्टिकल डेविएट करेगा। समझ में आया क्वेश्चन? तो जब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा पूछा, नहीं समझ में आया मैंने बोला क्वेश्चन में ऐसे कि मान लो 45 डिग्री थीटा पर 45 डिग्री का डेविएशन है। अब इसमें पिक्चर में कभी कभी क्या करेगा, ऐसे आया, ऐसे गुजार दिया और इसको लिख देगा, कितना लिख देगा? 135 लिख दिया, तो 135 लिख दिया, तो इसका मतलब डेविएशन एंगल 45 लेना, वो नहीं लेना। पहला तो ये क्वेश्चन में ध्यान देना, 45 डिग्री डेविएशन पे पर मिनट
कितना अल्फा पार्टिकल बोल दिया, कुछ भी मान लो बोल दिया 24 अल्फा पार्टिकल, डेविएट हो रहा। ठीक है, तो अब क्या मैंने पूछ दिया, 60 डिग्री डेविएशन पे पर मिनट कितने अल्फा पार्टिकल। तो इसको कैसे बनाओगे जी, कैसे बनाओगे शिवम, फिर बनाने लगे, यहां पे बताओ कैसे बनाओगे। क्या कर दोगे, बोलो बोल जोर से, तो कैसे यूज करोगे, प्रोपोर्शनलिटी में है ना, हाँ कांस्टेंट लेके रेशियो ले लेंगे, रेशियो ले लिया कांस्टेंट कैंसिल हो गया, क्योंकि जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखा तो फॉर्मूले में बाकी चीज इसका मतलब कांस्टेंट है, तो रेशियो ले लेंगे। तो क्या कर देंगे हम लोग इस केस में, n थीटा 1 बाई n थीटा 2, तो ऊपर क्या हो जाएगा, थीटा 2 वाला ऊपर चला जाएगा ना, तो साइन कितने डिग्री पे आ गया, 60 वाला ऊपर ना, तो साइन 30 का क्या हो जाएगा 4 बाई साइन 27 कह रहे 22.5, इसका फिर क्या आ जाएगा, ये मालूम है या नहीं मालूम है, ये मालूम है, थीटा 1 ना मालूम है जी, इसकी संख्या मालूम है कितनी 24, ये नोन है, ये निकालना है, ये भी पता होता है, ये भी पता होता, बन गया सर। ठीक है, तो ये छोटा मोटा क्वेश्चन का टाइप हुआ। तो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग, अब ये वाला भी क्लियर हो गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मेनली यही समझाना था सभी को, वो वाला एक्स्ट्रा एक एडिशनल बता दूं, कुछ दिक्कत है तो पूछ लो, यहां तक देख लो। ए भाई अब वो भी हम ही कर दें, बायो है आपका ना, तो आप तो बायो वाले लोग साइन 22.5 की वैल्यू निकालने में मास्टर है, साइन 45 का आधा कर देता है। करते हो ना छोटू, सही सही बताओ। जरूरत ही नहीं पड़ती है, चलिए वो दिया रहेगा हमेशा, जब भी होगा तो वो वैल्यू लिख दी जाए, या कॉमन वैल्यू तो आप लोग याद भी रखते हैं मैथ्स वाले लोग, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो क्वेश्चन पे आए, हाँ पहले एक और चीज, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, अब ये सभी के लिए ध्यान दीजिए अच्छे से, रेडियस ऑफ, चूंकि रदरफोर्ड मॉडल में न्यूक्लियस की रेडियस वगैरह खूब अच्छे से कैलकुलेट की गई थी, ये पहले हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ, r इक्वल्स टू a नॉट इंटू a टू द पावर 1/3, ठीक से देखिए, r यहां पर क्या है जी, रेडियस ऑफ एटम नहीं है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, और a नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.3 इंटू 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर, आप इसको 1.2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 1.3 इंटू 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर, किसकी वैल्यू a नॉट, और a क्या है आपका एटॉमिक मास, AMU1, ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो दोनों की सेम है, इससे हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालेंगे। तो अब एक पॉइंट समझा जाए, जितना रेडियस का हमारा एटम का हमारा एटॉमिक मास ज्यादा होगा, उससे क्या कंक्लूड हो रहा है, रेडियस ज्यादा होगी या कम होगी न्यूक्लियस की, ये एटम नहीं है, ज्यादा होगी ना, क्योंकि टू द पावर 1/3 उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो कम को कम करेगा, ज्यादा को ज्यादा करेगा, कोई नेगेटिव चीज तो है नहीं। तो आर मेरा इस तरह से रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एटॉमिक मास के, क्लियर हो गया, मास नंबर लिख लो या मास नंबर लिख लो, क्या एटॉमिक रेडियस में यह फॉर्मूला लागू होता है, क्या एटॉमिक रेडियस में इस बात की गारंटी ली जा सकती है, क्या पूछा हम, वाइल अगर मैं रेडियस ऑफ एटम पूछूं तो क्या लिखा जा सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं, सैकड़ों नहीं हजारों एक्सेप्शंस आ जाए,
क्या वहां लिखा जा सकता है कि एटॉमिक मास बढ़ने से रेडियस बढ़ जाएगा? सबसे पहले तो पीरियड में ही धज्जी उड़ जाएगी इस बात की। पीरियड में हम लोग राइट जाते हैं तो हमारा एटॉमिक मास क्या होता? बढ़ेगा ना, लेकिन साइज ऑफ एटम क्या होता? घटता है। तो ये हजारों जगह हमारा ये रूल ब्रेक करेगा। तो ये ध्यान रखें, ये चीजें न्यूक्लियस की रेडियस के लिए। पॉइंट भी क्लियर है? ए नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3। अब एक पॉइंट और देखिए, यहां से आप आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। सो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जरा सोचिए, 1.3 इंटू 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चलो मीटर में लिख दिया तो 15 मीटर, बोलो, इंटू अब ए का पावर कितना है? 1/3। अब ए को शुरू करो, अगर आपने हाइड्रोजन लिया तो ए कितनी है? 1। अगर, क्या समझ में आ रहा है? अगर मान लो हमने ले लिया एल्यूमिनियम तो ए कितनी है? 27। कोई दिक्कत? बोलो। अगर मान लो हमने ले लिया कॉपर, ए कितनी है? 63.5। चलो 64 लिख लिया? लिख लिया ना? ध्यान से देखते जाइए। और हम लोग दूसरा एलिमेंट लेते हैं। मान लो अगर हमने आयोडीन ले लिया, आयोडीन, तो आयोडीन के लिए ए कितना होता है? 127। बोलो। अगर हमने मान लो थोड़ी देर के लिए कुछ और ले लो, नीचे वाला एटम, लेड ले लो, 208। इस तरह से समझो, ले लो। अब जरा समझो, यदि मुझे इन सब एटम का क्या निकालना है? रेडियस। एटम का नहीं, इनके न्यूक्लियस का। अब जरा वैल्यू को एक बार अंदाजा लगाओ। 1 का पावर 1/3 जाएगा, शॉर्ट वैल्यू 3 है, तो 1 की पावर 1/3 जाएगी, तो 1 ही ना निकलेगी। इसका मतलब क्या आ गया? ये 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस। क्या आपको आया समझ में? सभी लोग देख लो, ये पढ़ना है अच्छे से, इसलिए इसको अच्छे से देख लो। सेकंड आ जाओ, अगर मैंने एल्यूमिनियम लिया 27, 3 आ गया, इसीलिए जानबूझ के वैसी वैल्यू ली, तो 3 इंटू 1.3, बोल दोस्त, 3.9 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। चलो कॉपर लो, क्या लगभग 4 हो गया? तो 7.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। बोल रहे, लगभग 5 हो गया। अरे 5 गुना 5 गुना 5, 125, लगभग 5 हो गया। तो 6, कहां पे? ऊपर वाले में क्या गड़बड़ी किया? 4 किए ना? अच्छा 5 पॉइंट। अब यहां पे ले लो, क्या आ गया? 5। 5 गुना 1.3, 6.5। अब लेड पे आ जाओ। छह कितना होता है? 6 6 36 6 216 ना, लगभग 6। तो लगभग 6 तो 7.5 लगभग लिख सकते हैं हम लोग। अब मेरे क्या समझाने का मतलब, यहां पे ऑर्बिट्स की संख्या कितनी थी? n, 1 ना। यहां ऑर्बिट्स कितने हैं? 3 ना। थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ना दोस्त। कॉपर फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। लो कितने ऑर्बिट्स हैं? 4। आयोडीन फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है ना, कितने ऑर्बिट्स हैं? 5। और लेड छठे पीरियड का एलिमेंट है ना, कितने ऑर्बिट्स हैं? 6। क्या आया समझ में? क्या समझ में आया? चाहे आपका किसी भी पीरियड का एलिमेंट आया, साइज एटम का कितना भी बड़ा है, न्यूक्लियस का साइज हमेशा किस ऑर्डर में रह गया? 10 पे पावर -15। जैसे जैसे अगर आप इनके एटम की रेडियस पर जाएं, एटम की रेडियस पर, ये रेडियस ऑफ क्या जी? अगर मैं उन्हीं के किस रेडियस पे जाऊं? रेडियस ऑफ एटम पे जाऊं। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, हाइड्रोजन लेस देन 0.5 एंगस्ट्रॉम, बोलो एंगस्ट्रॉम में ही ना रहा। एल्यूमिनियम 1.26 एंगस्ट्रॉम,
कॉपर 1.19 एंगस्ट्रॉम, आयोडीन 1.35 एंगस्ट्रॉम, लेड 1.45 एंगस्ट्रॉम। आपको वैल्यू से मतलब नहीं है, आपको देखना क्या है, हर हाल में ये 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर में रहा और वो हर हाल में 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर में रहा। आपको आया समझ में? मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट खंगाल डाला, इनऑर्गेनिक फिजिकल मिला के, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 टू द पावर माइनस 15 के ही रेंज में रहेगा और रेडियस ऑफ एटम 10 टू द पावर माइनस 10 के ही ऑर्डर में रहेगा। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो एटम वर्सेस न्यूक्लियस, ये क्यों बार बार किया जा रहा है? क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा न्यूक्लियस के बारे में कुछ पूछेगा, आप ध्यान नहीं देंगे, एटम की चीज लगा के निकल जाएंगे, तो गलती होगी, इसलिए मैं बार बार करवा दे रहा हूं। कुछ डाउट है बोलो? पानी का टेस्ट अजीब लग रहा है। चलिए, क्लियर है ना? आगे बढ़े। अब एक पॉइंट और डिस्कस कर रहा हूं, क्या आया आप सब लोग को समझ में? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इसलिए हमने क्या बोला था कि न्यूक्लियर डायमेंशन को मेजर करते हैं अपन फर्मी में और एटॉमिक डायमेंशन को मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में। ये बातें कई बार कही जा चुकी है। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी, कैलकुलेशन ऑफ फिर एटम के रिस्पेक्ट में भी करके देखेंगे हम लोग। डेंसिटी के लिए आप मतलब न्यूक्लियस के मटेरियल की डेंसिटी को समझना चाहते हैं, इस मटेरियल की डेंसिटी, सिर्फ इसकी डेंसिटी, रो न्यूक्लियस, ये अपने को समझनी है। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, अच्छे से सीखिए। अब अगर मास लिखनी हो ऊपर ठीक से, तो मास इस न्यूक्लियस का क्या है? टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन का मास। बोलिए, बोलिए ना, इसका मास क्या होगा? टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन का मास। हम एक एटम के एक न्यूक्लियस का मास देख रहे हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के अपन मास नंबर लिखते हैं ए। कोई डाउट किसी को? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके हम लोग क्या लिखते हैं? ए, क्योंकि एलिमेंट है Z और A। तो ऊपर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या A है और उसका मास 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम लिख दें। बोलो, ये कितने लोग को समझ में आ गया? मास पहले देख ले तब हाथ उठाइए। गुड। आ गया? नहीं आया? नहीं आया? जैसे मेरा सोडियम 23, अगर मुझे इसके न्यूक्लियस का मास लिखना तो मैं बोलूंगा सर 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो सर आप पहले 11 प्रोटॉन का मास लिखिए और उसमें सर 12 न्यूट्रॉन का मास जोड़िए। तो मैं बोलूंगा कि अच्छा छोटू, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 23 प्रोटॉन का मास, 23 क्या था हमारा मास नंबर, तो मैंने क्या लिख दिया? A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27। क्लियर हो गया? ठीक है, आइए नीचे वॉल्यूम पर आ जाओ। A क्या है? मास नंबर। नीचे वॉल्यूम पर आ जाओ, ध्यान रहे A है हमारा मास नंबर। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। आर को क्या लिखा जाए? A नॉट इंटू A टू द पावर का क्यूब। बोलो, कोई दिक्कत है? सही है ना? क्योंकि रेडियस ऑफ वॉल्यूम किसकी निकाल ली है? न्यूक्लियस की। वॉल्यूम ऑफ इच न्यूक्लियस, और ऊपर दोस्त मास भी किसकी है? मास ऑफ इच न्यूक्लियस। सही है ना? अब आ जाओ, आपको दिखा एक जबरदस्त चीज, कैंसल हो गई। A टू द पावर 1/3 का क्यूब लग गया, अब वो मास नंबर से फ्री हो गया।
अब बच गया अपने पास एक पॉइंट ए नॉट। तो क्या ए नॉट की वैल्यू फिक्स है या नहीं है? एसआई यूनिट में यूज करो तो ऊपर हो गया 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और नीचे क्या हो गया 4/3 पाई इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर एसआई यूनिट। क्या सारे वैल्यू फिक्स है? जब सब कांस्टेंट आ गया तो इस तरह से न्यूक्लियस की डेंसिटी 2.3 इंटू, जल्दी बोलो, बताया था 10⁻⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कम है या ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। ये उतना का ही अंतर है जितना आपके इनऑर्गेनिक और हमारे इनऑर्गेनिक के नॉलेज में अंतर का है। बुरा मान गया रे, मान गया तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? जा, पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से। इसमें दो मुद्दा आया। पहला पॉइंट तो ये आया कि भाई न्यूक्लियस की डेंसिटी एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी जो सोचने से नहीं लगती, ये वैल्यू फिक्स हो गई। ये किस एटम का न्यूक्लियस है? कॉपर का कि सिल्वर का कि गोल्ड का? सब का। रेडियस सभी न्यूक्लियस का वैरी कर रहा है, वॉल्यूम वैरी कर रहा है, मास वैरी कर रहा है, लेकिन डेंसिटी वैरी नहीं कर रही। क्या जी? सभी न्यूक्लियस का रेडियस क्या है? अलग अलग। वॉल्यूम क्या हुई? अलग अलग। मास क्या हुई? अलग अलग। लेकिन वॉल्यूम डेंसिटी वैरी नहीं करेगा। मतलब कॉपर सिल्वर गोल्ड तीन मेटल है, तीनों में कॉपर हमारी बहुत हल्की है गोल्ड के रिस्पेक्ट में, लेकिन कॉपर की न्यूक्लियस गोल्ड की न्यूक्लियस से हल्की नहीं है, सेम डेंसिटी की। तो पहला यह पॉइंट फील करना था, जिसको मैं एक बार फिर से लिख दूं। इस तरह से अगर मैंने लिया कॉपर सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, अगर मैं इनके डेंसिटी ऑफ एलिमेंट की बात करूं तो आपने क्लासिफिकेशन में इनऑर्गेनिक चैप्टर में पढ़ा है, बोलो तीनों में किसकी डेंसिटी ज्यादा? कॉपर से ज्यादा सिल्वर और सिल्वर से ज्यादा गोल्ड की। कॉपर की डेंसिटी लेस देन 10 ग्राम पर सीसी। किसकी जी? कॉपर की। और गोल्ड की डेंसिटी ग्रेटर देन 19 ग्राम पर सीसी। बहुत ज्यादा का अंतर है कि नहीं है? सीधे लगभग दुगुना, डबल है। तो गोल्ड की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एलिमेंट में है। लेकिन अगर इन तीनों एलिमेंट के अंदर के न्यूक्लियस पे बात की जाए, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, इस पे अगर बात करी जाए तो तीनों की डेंसिटी इस मामले में क्या है? सेम। और ये वैल्यू भी फिक्स है। कितनी? 2. हाँ 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यूनिट को देखो एक बार, किलोग्राम पर क्या है? अच्छा, यहां पे यूनिट क्या है? अगर एक बार बदल के देखिए हम लोग, ये कितने में आ गया? जैसे कि एग्जांपल में, नहीं इसको और अच्छे से कर दे रहा हूं। ऑल्सो हैवीएस्ट मेटल कौन है पीरियोडिक टेबल का? बहुत बढ़िया, शानदार, याद है? गजब। हैवीएस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है? तो ऑस्मियम की होती है 22.75 ग्राम पर सीसी। तो 1 ग्राम पर सीसी को क्या लिख सकते हो? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बोलो, 1 ग्राम पर सीसी को क्या लिख सकते हो? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप इस तरह से डेंसिटी ऑफ ऑस्मियम बोलिए, क्या हो गई? 22.75 और गुना 10⁻³ इसका मतलब इसको लिख सकते हो 2.3 इंटू 10⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बोल रहे 2.275 को 2.3 लिख दिया इंटू 10⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसका बताओ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या है? इसी ऑर्डर में आ गया? आपको समझ में आया क्यों यही वैल्यू दिया? तो क्या शानदार क्वेश्चन हम बना दे सकते हैं। दोनों का डेंसिटी रेशियो, मतलब कौन कितना टाइम्स हैवी है,
न्यूक्लियस ऑफ हेवीएस्ट एलिमेंट, सॉरी न्यूक्लियस कह रहा हूं, हैवीएस्ट एलिमेंट की डेंसिटी और उसके न्यूक्लियस की डेंसिटी, हैवीएस्ट एलिमेंट की डेंसिटी और उसके न्यूक्लियस की डेंसिटी का रेशियो क्या है? 10 पर पावर 13 इज टू 1, 10 टू द पावर 13 इज टू 1। जरा सोचिए कितना भारी है न्यूक्लियस। आया समझ में? अच्छे से क्लियर हुआ? ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस। क्या छोटू जाना है कहीं? लग रहा है इसको कहीं जाना, मिलने मिलने के लिए कहीं। जाओ, सभी का क्लियर हुआ? तो मैंने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में उसका जो कंक्लूजन है वो तो पहले ही पहली क्लास में कर रखा था कि रदरफोर्ड ने एटम के अधिकांश हिस्से को खाली बताया। एक्चुअली बताया नहीं, कंफर्म किया। ये भी एक पॉइंट है रे। पता पहले से था, बता पहले से दिया था, उसने कंफर्म किया अपनी चीजों से, अपने एक्सपेरिमेंट से। हाँ बिल्कुल, अरे वो मॉडल नहीं है, पॉइंट है। ये क्वेश्चन है रदरफोर्ड मॉडल पे, आपको ये बनाना, ठीक है? बाकी तो टेस्ट में आएगा ही आएगा। पहला क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हमने। एटम्स हैव वाइड स्पेसेस, इट वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय लेनार्ड। तो सजेस्ट किया था सबसे पहले लेनार्ड ने, कंफर्म किया सबसे पहले। ये कुछ कुछ पॉइंट होता है ऐसा जो आपको परेशान कर देगा। तो जैसे वैकेंट या वाइड स्पेस ऑफ एटम, ये सबसे पहले सजेस्ट किसने किया? लेनार्ड। इसी तरीके से एक ये सर्कुलर ऑर्बिट, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, अगर ये बोला जाए, मैं क्वेश्चन में पूछूं कि किसने सबसे पहले सजेस्ट किया? बोर ने। किसने सजेस्ट किया सर्कुलर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट? बोर ने। गलत, रदरफोर्ड ने। ये पॉइंट देखो, ये सब आप जिस एग्जाम का को लिखने जा रहे हैं उस एग्जाम में सिलेक्शन होता है क्या? उसमें तो रिजेक्शन होता है। तो उसको तो आपको छांटने के बहाने चाहिए ना कि आप कहां छट सकते हैं। तो छटने के लिए क्वेश्चन को अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। अलग बात है कि 40-50% क्वेश्चन तो उसमें अगर आप नीट और जेईई मेन का पेपर दे रहे हैं तो वो छांटने के पर्पज से नहीं, वो नॉलेज चेक करने के पर्पज से। बाकी छांटने के लिए एडवांस में तो पहला क्वेश्चन से ही छटाई शुरू है। पहले तो वो छांट देता है इस आधार पे कि तू मेंस क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं। उसके बाद जो बचा उसमें क्वेश्चन में भी लग जाता है। इतना फिल्ट्रेशन के बाद 25% नंबर नहीं आता है। सोचो क्या गजब का क्वेश्चन बनाता है भाई। मुझे ध्यान है एनर्जी ऑफ इंटरेक्शंस को लेके कई साल से हम पढ़ा रहे हैं, और एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन को लेके कई साल पढ़ा रहे हैं। ड्रॉपर वालों को याद भी होगा, पढ़ाया था वेंडरवॉल वाला 1/r/6, डायपोल 1/r/3। कई साल से पढ़ा रहा हूं, मतलब 2008, 9, 10 के अराउंड, 8, 9 के अराउंड से इसको पढ़ा रहे हैं। 15 में पहली बार मेंस में क्वेश्चन आया था उसका। फिर मेंस के 2020 के पेपर में 3-4 पेपर में एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन का क्वेश्चन, 2020 के पेपर में 15 के बाद नीट के पेपर में क्वेश्चन आया, वहां से शुरू हुआ। इस बार भी आईआईटी पूछा है, पहली बार अलग ही चीज पूछा है। गजब, चीजें वही है, टेम्परेचर से रिलेट करके पूछ दी, क्वेश्चन ही अलग। भाई चीज अलग है आईआईटी आपकी। ऑल इंडिया रैंक 5, उज्जवल केसरी नाम,
उज्जवल या उज्जवल ही नाम है, उज्जवल केसरी जी। ऑल इंडिया रैंक 5, जेई एडवांस 2025। आईआईसी बेंगलुरु ऑप्ट कर लिया बीएससी फिजिक्स के लिए। आईआईसी बेंगलुरु आप समझते हैं, अभी आपके स्पेस में जा रहे हैं ना, आईआईसी बेंगलुरु के स्टूडेंट शुक्ला जी, पता है कि राकेश शर्मा के बाद पहले स्पेस ट्रैवलर होंगे वो शुक्ला जी भारत की तरफ से। कब ये मिशन स्टार्ट हो रहा है? 11 जून। कब है? समझ में आ गया होगा। आईआईसी बेंगलुरु मतलब रिसर्च के लिए अपने पास है एक। बीएससी फिजिक्स चला गया छोड़ के, क्या छोड़ के? आईटी। और हैरानी की बात देखो, उसके लिए उसको आईआईसी जाना था, ये तो क्लियर है, वो एमआईटी नहीं गया, क्योंकि 1 रैंक 2 रैंक 5 रैंक 10 रैंक कहां भाग जाता है सब, जिसको भागने का मन करता है सब मैसाचुसेट्स निकल गया एमआईटी, वो नहीं गया, वो चला गया आईआईसी। वो जा सकता था, नहीं गया। और उससे भी हैरानी की बात, उसको जब जाना ही था आईआईसी तो आपने आईआईटी का पेपर क्यों लिखा? आईआईसी का डायरेक्ट पेपर लिख सकता था। आइजर का जो पेपर होता वो डायरेक्ट आइजर का पेपर लिख सकता था। आईआईसी का एप्टीट्यूड टेस्ट अलग होता, वो टेस्ट बहुत इजी पड़ता, किसके रिस्पेक्ट में? तब क्यों किया? भाई पढ़ने की जिसको भूख होती है ना, जिसको नॉलेज एक्वायर करना है ना, वो आसान रास्ते चुनते ही नहीं। जिसको बनना है साइंटिस्ट, जो अभी से बीएससी फिजिक्स ऑप्ट कर रहा है, आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस छोड़ के या किसी भी आईआईटी के कंप्यूटर साइंस को छोड़ करके जिसको साइंटिस्ट बनना, वो बच्चा पढ़ने से भागेगा कि मैं आसान वाला टेस्ट दे दूं। सारे सब्जेक्ट को पढ़ा लिटरली उसने, फिजिक्स को, मैथ्स को, केमिस्ट्री को। तो आईआईटी का क्वेश्चन जब आता है ना भाई, इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये आज 65 सालों से चला आ रहा, पता नहीं कैसी आग है कि बर्फ पर रखे जा रहे हैं, बर्फ से ढके जा रहे हैं, तब भी आग बुझती नहीं कि 25% हमारा कट ऑफ आज भी 25 का 40-45 नहीं हो पा रहा। नीट वाला 80 चला गया, मेंस वाले में भी 60-70 चला गया ठीक ठाक एनआईटी के लिए। आईआईटी का क्वेश्चन इसलिए बनाया करो। नीट वाले लोग बहुत ज्यादा भागते हैं आईआईटी के क्वेश्चन से, भाई दूरी मत बनाइए, उसके स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव बनाया कीजिए आप, स्ट्रेट। मैं मोर देन वन नहीं बोल रहा हूं, केमिस्ट्री में आप एटलीस्ट, केमिस्ट्री में तो जरूर करें क्योंकि केमिस्ट्री एक फैक्चुअल सब्जेक्ट है, और आईआईटी के क्वेश्चन में फैक्ट के साथ आईक्यू का भी इस्तेमाल होता। थोड़ा आईक्यू लगा लोगे तो बुरा हो जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा कुछ। और कितनी बार बोला है कि आईआईटी का स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव क्या करता है, नीट एकदम क्लियर पूछता, बिना कोई चेंज किए हुए, बिना कुछ बदले हुए। एआईपीएमटी 2013 का कितनी बार एग्जांपल दिया? 45 इनऑर्गेनिक में, केमिस्ट्री में 22 एआईपीएमटी के नीट के, उसमें 22 इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, और 22 में 12 क्वेश्चन आईआईटी के प्रीवियस ईयर्स का, जो आईआईटी ने पहले पूछ रखा है, सेम विदाउट चेंजिंग एनी ऑप्शन, उसमें डाल दिया गया पीछे के क्वेश्चंस को। तो नीट वाले लोग भी आईआईटी के स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव को ट्राई करें। एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन पे वो जबरदस्त सवाल बनाया, टेम्परेचर डिपेंडेंट करके। तो क्वेश्चन को समझो, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट किसने दिया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने, किसने नहीं दिया, लेकिन ये दिया है, एक्सप्लेन किया है इसको किसने? बोर ने। क्योंकि रदरफोर्ड ने जो दिया, उसने पहले बोला कि वो सर्कुलर ऑर्बिट पर रिवॉल्व करेगा, लेकिन जब आप सर्कुलर ऑर्बिट पर रिवॉल्व करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन है, तो कोई भी चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल एनर्जी इमिट करती है, एनर्जी छोड़ती है, मैक्सवेल का थियरी। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, अगर उसके अंदर क्या है, एक्सेलरेशन है, और आप कह रहे हैं कि फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन उसके अंदर, तो एक्सेलरेशन की वजह से वो एनर्जी को इमिट करेगा। जब एनर्जी छोड़ेगा तो आपके अकॉर्डिंग तब तो धीरे धीरे एनर्जी लूज होने से वो न्यूक्लियस उसको कैप्चर कर लेगा और एटम का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम लोग रदरफोर्ड मॉडल में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव्स रैंडमली। लेकिन उन्होंने प्रपोज क्या किया, सर्कुलर ऑर्बिट, जो कि फेल हो गया। इलेक्ट्रॉन मूव्स रैंडमली विथ एक्सट्रीमली लार्ज स्पीड, ये बोलते हैं। समझ में आया? या स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए सबसे अच्छा बोलना होता नॉन स्टेशनरी पाथ। क्या बोलना सबसे अच्छा? नॉन स्टेशनरी। तो आज आप जाके घर इस पे क्वेश्चन को ये बनाएंगे, आपके सामने ये 15 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन देख लो। वाइड स्पेस पूछा, फिर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, मैंने 1-2 क्वेश्चन इस पे भी ऐड करा, ये देख लो। विथ व्हाट वेलोसिटी शुड एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल टुवर्ड्स न्यूक्लियस ऑफ कॉपर एटम सो एज टू अराइव एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच दे दिया और स्पीड पूछ रहा हूं।
ऐसा भी क्वेश्चन होगा जिसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछा जा रहा होगा या रेशियो पूछ दिया उसी को। तो चलो एनीवेज, तो इसको आप सॉल्व करके अगली क्लास में आएंगे। हम लोग अगली क्लास में रदरफोर्ड मॉडल के बाद बोर मॉडल की तरफ निकलेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ उसके बाद धीरे धीरे मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।